Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Uman Alam. So here is our second lecture on random variable. If you haven't seen the first lecture, I have given the link in the description. You can go there and watch that lecture. So आज के लेक्चर में हम probability mass function को पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और हम इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. सो लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है. शॉर्टली इसको हम PMF भी लिखते हैं और ये भी हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में ही आता है. तो यहाँ पे हम पिछली ही एग्जांपल को लेकर यहाँ पे हम चलेंगे. अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो लेक्चर देख लें ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी हो जाए. तो पिछले लेक्चर में हमने यही एग्जांपल ली थी, टेस्टिंग टू कंपोनेंट्स. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स. तो आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने जब दो कंपोनेंट को टेस्ट किया था तो हमारे पास उसके दो आउटकम्स थे. उन दो आउटकम्स में या तो हमारे पास डिफेक्टिव था वो कंपोनेंट या तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव था. फिर हमने इसकी सैम्पल स्पेस बनाई थी, यानी सैम्पल स्पेस में दोनों डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव, या पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव, या दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हमारे पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स आ रहे थे. तो x हमने डिफाइन किया था अपना नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स और इसके बाद हमने इनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया था. यानी ज़ीरो डिफेक्टिव के आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी. ज़ीरो डिफेक्टिव का मतलब हमारे पास ये लास्ट वाला ऑप्शन था कि यानी जिसके अंदर कोई भी डिफेक्टिव नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी. और जबकि वन डिफेक्टिव आने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे जिसमें ये आपको मिडल में नज़र आ रहे हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 थी. इसी तरह दो डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऐसा एक ही ऑप्शन था तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 थी. तो हमने इस प्रोसेस में क्या किया था, बेसिकली हमने सैम्पल स्पेस के हर नंबर को, सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट्स को एक रियल नंबर क्या कर दिया था, असाइन कर दिया था. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कहला रहा था रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस. यानी रैंडम वेरिएबल्स में हमने क्या करना था, सैम्पल स्पेस के हर पॉइंट्स को हमने रियल नंबर असाइन कर दिया था. तो ये प्रोसेस हमारे पास रैंडम वेरिएबल कहलाता था और हमने कहा था ये एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है. अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन्हीं रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें तो वो बेसिकली फंक्शन हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन. तो इसको हम यहाँ पर इस डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास सैम्पल स्पेस के पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास वो रियल नंबर्स हैं जो हमने इनको क्या किए थे, असाइन किए थे. अब जैसे कि हमें पता है कि हमने जब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की है या तो 1/4 है या 2/4 है. तो अब देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सैम्पल स्पेस हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ है. जैसा कि हमें पता है कि हमने क्या किया था कि जैसे ये दोनों डिफेक्टिव थे तो इस दोनों डिफेक्टिव को हमने एक रियल नंबर 2 असाइन किया था. और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी को इसकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं. यानी हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कितनी है. तो हमें पता था कि दोनों डिफेक्टिव के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है. तो हमने क्या किया है, सैम्पल स्पेस के पॉइंट को रियल नंबर असाइन किया है और इसी रियल नंबर की हमने क्या कर दी है, उसके साथ प्रोबेबिलिटी अटैच कर दी है. तो यही प्रोसेस हमारे पास PMF कहलाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन. यानी हर मैस के साथ हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को अटैच कर दिया. इसी तरह बाकी पॉइंट्स को भी हम देख सकते हैं. जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जैसे n और n था, n और n का मतलब नॉन डिफेक्टिव, और नॉन डिफेक्टिव को हमने यहाँ पर 0 असाइन किया था और हम देख सकते हैं जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/4 है. इसी तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव होने की 2/4. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अब नोट करने वाली क्या है कि अगर हम 1/4 को देखें, जो यहाँ पर हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 1/4. अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है ये किसके साथ अटैच हो रही है. तो यहाँ पर अगर हमने किसी पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी को देखना है, जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर मेरा 1/4 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नंबर से एसोसिएटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनका सम कर दिया करेंगे. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1/4 को देखूं तो 1/4 मेरे पास किस प्रोसेस से आ रहा है. अगर हम गौर करें तो 1/4 को 0 नंबर असाइन हुआ है
और वो यहाँ से आ रहा है। इसी तरह 1/4 को एक नंबर 2 असाइन हुआ है जो कि यहाँ से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो 1/4 है इसके साथ जो भी नंबर एसोसिएट हो रहे हैं, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। यानी क्या मतलब है कि हम ये कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, इन दोनों का जो सम है वो हमें 1/4 देगा। यानी हमने किसी भी पर्टिकुलर नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उससे एसोसिएट जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटीज नजर आएंगी उनका हम क्या कर दिया करेंगे, यहाँ पर हम जब सम कर देंगे तो वो हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में होगा। ओके जी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी हमने वही बात की है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर नंबर is the sum of probabilities of all those outcomes which have that number associated with them। यानी क्या मतलब है कि हमें अगर किसी भी खास नंबर की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी उसका हम क्या कर दिया करेंगे, सम कर दिया करेंगे। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में वर्किंग हुआ करेगी। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। इफ x इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज x1 x2 अप टू सो ऑन xn, यानी हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x और उस x के अंदर हमारे पास कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। यानी हम कह सकते हैं x1 x2 x3 x4 एंड अप टू सो ऑन। लाइक जैसे हम ये कह रहे हैं कि x हमारा एक रैंडम वेरिएबल है और इसके अंदर हमारे पास इस तरह की डिस्टिंक्ट वैल्यूज मौजूद हैं, यानी मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को हम स्मॉल f ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे और डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रोबेबिलिटी p x capital X is equal to xi is equal to pi if x is equal to xi and 0 if x not equal to xi। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी अगर इस कैपिटल X की जगह, यानी हम इस X की जगह अगर रैंडम वेरिएबल्स की कोई वैल्यू रखते हैं जो कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अब रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या क्या हैं, या तो x1 है या x2 है, या फिर हमारे पास अगर ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखेंगे या तो हमारे पास वो एक्शन होगी। तो अगर हम इनमें से कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, या लेट्स से हम जैसे कहते हैं एक्स आई की जगह हम 1 रखते हैं, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा, द प्रोबेबिलिटी कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। या फिर हम अगर x2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2। अगर इनमें से हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देगा। जैसे मैं x इज इक्वल टू x1 रखता हूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी जिसको मैं क्या नाम दूंगा, P1 का नाम दूंगा। यानी अगर हम इस रैंडम वेरिएबल में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी जो कि f ऑफ x के इक्वल हो जाएगी, और इनके अलावा अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो वो जीरो कर देगी। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास कोई और रैंडम वेरिएबल मैं ले लेता हूँ जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो उसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो उस पर हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन हमें पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बताता है, और अगर वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास रैंडम वेरिएबल में से हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी उस पर डिफाइन मिलेगी। अगर इनमें से नहीं है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे कि इसी एग्जाम्पल में जब हमने दो कंपोनेंट को टेस्ट किया था तो आपको याद होगा उसमें x की वैल्यूज या तो हमारे पास 0 थी या हमारे पास 1 थी या 2 थी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पीछे कहा था कि हमारे पास कैपिटल X में जो वैल्यूज होती हैं वो x1 x2 और x3 होती है, तो ये जो 0 वैल्यू है इसको मैं x1 कह देता हूँ, यानी x1 0 है, x2 1 है और x3 हमारे पास 2 है। और ये वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमने पीछे फाइंड आउट की हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि हम अपने इन रैंडम वेरिएबल में से क्या करेंगे, वैल्यूज को लेंगे। लेट्स से हम पहले x1 को यहाँ लेते हैं, यानी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर i की जगह मैं 1 लगा दूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, द प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू x1, राइट जी। और मेरे पास यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, वो 0 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, यानी इस x1 की जगह मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब आपको याद होगा कि 0 फिजिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने बताया था 0 का मतलब ये है कि इसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ n यानी नॉट डिफेक्टिव, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/n।
4 हो जाएगी। और इसको हम P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि I की जगह भी जब हम 1 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास P1 बन जाएगा। इसी तरह हम I की जगह जरा 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x2 और x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 1 है। तो हम अगर 1 पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्टिकुलर नंबर पर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि उससे एसोसिएटेड कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो उसके साथ अटैच हैं, उनका हम सम कर दिया करेंगे। अगर आप 1 को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो 1 के साथ आपके पास ये 2 प्रोबेबिलिटीज अटैच हुई हुई हैं, d and n and d। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ पर सम कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ dn कितना है, हमें पता है ये एक ही ऑप्शन है इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। इसमें भी डिफेक्टिव का एक ऑप्शन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/4। अगर हम इनको सम अप करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। इसी तरह हमने x को जब x3 रखना है तो x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वो हमारे पास हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 और इसको हम f(2) से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन है। जब हम इधर x की वैल्यू पुट करते हैं तो इधर भी हम पुट करेंगे तो f(1), f(2) इसी तरह f(0) बनेगा और एक डिफेक्टिव होने की ये प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर नजर आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। और फार्मूला हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, फार्मूला ही में ये बता रहा है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल में से कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर जो कि x के अंदर मौजूद होगी तो हमें कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी जरूर मिलेगी जो कि इस फंक्शन के हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह अगर मैं एक ऐसी एग्जांपल बना लूँ यहाँ पर जिसमें मैं ये कहता हूँ लेट्स से x इज इक्वल टू, मैं 3 ले लेता हूँ। अब लाजमी बात है 3 जो है वो मेरा इस रैंडम वेरिएबल में मौजूद नहीं है, तो f(3) क्या बनेगा, यानी अगर मैं इधर 3 रखता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 हो जाएगा क्योंकि 3 तक हम कह रहे हैं। लेट्स से हम उसको x4 का नाम देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 0 हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो हमारे रैंडम वेरिएबल में मौजूद नहीं है। तो वही हमने कहा था इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू xi, यानी अगर वो रैंडम वेरिएबल्स जो हम ले रहे हैं वो इसमें से नहीं है तो उस पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को फार्मूला के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। एक और यहाँ पर अब इसी तरह हम इसी फंक्शन को किसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आंसर आए थे f(0) का 1/4, f(1) 2/4, f(2) 1/4। ये हमने बैक से आंसर लिए हैं। अब इसके लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 पर था, ये 1 पर था और 2 पर था, तो इसका आंसर क्या आया 1/4। जबकि x इज इक्वल टू x1, यानी जब हमने यहाँ पर i की जगह 1 रखा था, इसी तरह 2/4 था, x इज इक्वल टू x2, फिर 2 पर 1/4 था, x इज इक्वल टू x3। और ये हमारे पास x1, x2, x3 कहाँ से आ रहे हैं कि अगर हम i को वेरिएशन दे रहे हैं जैसे पीछे हमने किया था और 0 था जब x इज नॉट इक्वल टू xi। तो ये एक तरीका है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को लिखने का। जब भी हम PMF पे कोई क्वेश्चंस करेंगे तो हमने ये इंटरवल ज़रूर बनाना है जो हमारी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, 0 के इक्वल, 1 के इक्वल और 2 के इक्वल। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, टॉसिंग अ नॉन बैलेंस कॉइन 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाएगा तो उस पर हम डिस्कस करते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन किस तरह डिफाइन होगा। अब हमें पता है एक कॉइन को टॉस करने से 2 ही आउटकम्स होंगे, हेड या टेल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी सैम्पल स्पेस को बनाना। तो देखिए सैम्पल स्पेस की बनाने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, कुछ ट्री डायग्राम से बना लेते हैं, कुछ लोगों को ज़बानी भी याद होती है। अगर आपको ज़बानी याद नहीं है तो एक ट्रिक ये है, जैसे मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्योंकि हमें 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 2 टाइम्स और 1 टाइम्स मैं इस तरह कंसिडर कर लेता हूँ, यानी 2 कॉइन्स को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब आपको एक कॉइन को यहाँ रख रहे हैं। अब 2 कॉइन्स की नॉर्मली आपको सैंपल स्पेस याद हो जाती है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये 2 कॉइन्स की है और ये एक कॉइन की है, हेड एंड टेल, तो टोटल 3 बन गए हैं। अब इसकी सैंपल स्पेस कैसे बनेगी, तो पहले ऑप्शन के देखेंगे तो ये हेड 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 बन जाएगा। दूसरे को देखेंगे तो h को इस HT के साथ करेंगे तो हेड हेड टेल होगा, इसी तरह हेड टेल हेड होगा और हेड टेल टेल होगा। तो ये 8 ऑप्शन आप इसी तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं जब 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा। अब उसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन निकालना है।
अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिफाइन करेंगे कि हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हेड में इंटरेस्टेड है या टेल में इंटरेस्टेड है। लेट्स से इस क्वेश्चन के अंदर हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एक्स को कि हम देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, कि हमारे हेड जो हैं वो अपीयर होंगे। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने पिछले केस में डिस्कस किया था कि हमने क्या करना होता है, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस करना है और हमने यहाँ पर सैम्पल स्पेस के हर पॉइंट को रियल नंबर असाइन करने हैं। अब जैसे कि पहले ऑप्शन को देखें तो हम इसको 3 असाइन कर देंगे क्योंकि इसमें 3 हेड्स हैं और नंबर ऑफ हेड्स ही हम देखने जा रहे हैं। अगर हम सेकेंड केस को देखेंगे तो इसको हम एक रियल नंबर 2 असाइन कर देंगे क्योंकि इसमें 2 हेड हैं, इसको भी 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे क्योंकि इसके अंदर कोई हेड मौजूद नहीं है। तो अगर हम अपने कैपिटल एक्स को देखें तो हमारा 0 से 3 तक ये ऑप्शन जाएगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर 3 होगा। तो याद रखना है जब भी आपने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के क्वेश्चंस को करना है तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स आपको गिवन होगा आपने उसके आउटकम्स बनाने हैं, आउटकम्स के बाद आपने उसकी सैंपल स्पेस बनानी है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कैपिटल एक्स जो भी आपका डिफाइन होगा उसको देखते हुए आपने उसके सैंपल स्पेस के हर पॉइंट्स को रियल नंबर असाइन कर देने हैं। अब क्या होगा, अब इसके बाद हमने हर वैल्यू पर प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन कैसे निकालना है। जैसे हम ये कहेंगे कि हमारा कैपिटल एक्स यहाँ पे x1, x2, x3 और x4 हमारे पास x4 तक हो जाएगा, यानी x1 0 होगा, x2 1 होगा, x3 होगा, x4 होगा। अब पिछले केस की तरह जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया था इसी तरह हम 1 बाय 1 हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे हम एक प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा था f ऑफ x इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी कैपिटल x इज इक्वल टू xi। तो यहाँ पर मैं इसको सबस्क्रिप्ट में i लिख देता हूँ। तो देखें अगर हम यहाँ पर हम i की जगह 1 लगाएंगे तो हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या बनेगा, f ऑफ x1, यानी f ऑफ x1 हम कह देंगे और x1 हमारा 0 है तो मैं डायरेक्टली इसको f ऑफ 0 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, अगर i की जगह 1 लगाएंगे तो x1 बनेगा और x1 हमारा 0 है तो हमने f ऑफ 0 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आप ये सोचेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी 0 पर, 0 का मतलब फिजिकली क्या है, कोई हेड नहीं आ रहा, तो ऐसे कितने ऑप्शंस होंगे, एक ही ऑप्शन होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 ओवर और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। इसी तरह हम 1 पर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो 1 के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा f ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए कितने ऑप्शन होंगे, एक तो ये वाला ऑप्शन होगा 1, एक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2 और एक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे और यही हम आगे अपने क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। तो अभी हमने पीछे बताया था कि x अगर हमने नंबर ऑफ हेड्स डिफाइन किया है तो वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 हो जाएगा। और ये वो तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हम लिख चुके हैं, यानी 0 हेड पे आने की प्रोबेबिलिटी का एक ही ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं टेल 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 1/8। और अगर 1 हेड की बात करेंगे तो 1 हेड के 3 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, पिछले केस में मैंने बताया था जब भी किसी पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको आप ऐड कर देते हैं। तो हम इनको यूं भी देख सकते हैं कि देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी अटैच हो रही है, 1, एक ये वाली हो रही है, एक हमारे पास ये वाली अटैच हो रही है और एक ये वाली हो रही है। तो वही हमने लिखा है, तो इनका सम हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें 1 ही ऑप्शन है तो ये आंसर आ जाएगा 1/8 प्लस इसको देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/8 एंड प्लस इसमें भी एक ऑप्शन है तो ये भी हो जाएगा 1/8। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा 3/8। तो या तो इनको आप सम अप कर दें जैसे हमने पीछे किया था, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तो आपको सेम आंसर मिलेंगे। इसी तरह 2 हेड की प्रोबेबिलिटीज आप निकालेंगे तो 2 हेड में आपके पास 1, 2, 3 ये 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। क्योंकि 3 ऑप्शन कैसे नज़र आएंगे आप खुद भी देख सकते हैं कि 2 हेड के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट जी। इसी तरह हेड हेड टेल एंड टेल हेड हेड, तो 3 ऑप्शन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास 3/8 हो जाएगी। इसी तरह 3 हेड के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो 1/8। तो देखिए हमने यही किया है
कि जितने भी सैंपल स्पेस के पॉइंट्स को हमने रियल नंबर असाइन किए थे तो हर एक की हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, प्रोबेबिलिटीज। अब इसी तरह हम इनका एक इंटरवल्स बना लेंगे जैसे हमने पीछे कहा था, यानी जब x इज इक्वल टू 0 था तो 1/8 ऑप्शन था x इज इक्वल टू x1 पर। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 था तो प्रोबेबिलिटी 3/8 आई थी, हम कहेंगे x इज इक्वल टू x2 फिर x3 x4, और इसी तरह जब ये इसके इक्वल नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यही प्रोसेस जब भी हमें मैथ्स फंक्शन में कहा जाएगा तो हमने ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है, राइट जी। तो ये हमारी वो ऑप्शंस हैं। अब मैंने इसको टेबल में बाउंड कर दिया, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स लिए हैं 0 1 2 3 4, और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शंस हम ले रहे हैं 1/8 3/8 3/8 1/8। अब बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखनी है। देखिए यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया है टोटल का, अगर आप गौर करें और इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को हम सम करें तो आपको नजर आएगा ये 1 के इक्वल आ रहा है। आप देख भी सकते हैं 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 1 8 8/8 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी जो भी हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं, अगर हम उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो उनका आंसर हर सूरत में 1 आना चाहिए। अगर वो आंसर 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटीज़ में। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है आप कोई एरर कर रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। एक और चीज़ यहाँ पर नोट करनी है कि ये देखिए, ये जो हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर था f(1) के लिए या f(0) के लिए। तो f(0) के लिए आंसर था 1/8। इसी तरह हमारा f(1) के लिए जो आंसर था वो 3/8। तो हम जितने भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ देख रहे हैं, अब ये जो f(0) है ये भी हमारा प्रोबेबिलिटीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमारी नोटेशन ऐसी है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो ये सारे के सारे आंसर जो आपको नज़र आ रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ के, ये ग्रेटर देन 0 हैं। इनमें से कोई भी नंबर जो है वो लेस देन 0 या नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटीज़ के जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के जो आंसर होंगे, नंबर 1 इनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। नंबर 2 ये जितने भी प्रोबेबिलिटीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ये ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखनी है। द फंक्शन f of x इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इफ फॉर ईच पॉसिबल वैल्यूज x वी हैव। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 1, f of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये जो f of x आ रहे हैं ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 हो सकती है और 0 से ग्रेटर हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये सारे आंसर आपको नजर आ रहे हैं। नंबर 2, इनका जो सम है इन f of x का, अगर हम सम करेंगे प्रोबेबिलिटीज का, इनको हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। नंबर 3 हमारी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की कि f of x किसके इक्वल होती है, द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x। तो आपने याद रखनी है जब भी आप प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो सेकंड है, इसको हम अपने काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन में। लेट्स से जैसे आपसे कहा जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x लेस देन 1। ये जो आपको नज़र आ रहा है कि 1 से लेस की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ऑब्वियसली 1 से लेस पर तो एक ही नंबर है जो 0 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। क्योंकि 1 से लेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 से लेस पर एक ही नंबर है, तो हम इक्वालिटी में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। इसी तरह लेट्स से आपसे कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो अब देखिए पिछले केस में 1 से लेस था तो इसलिए सिर्फ 0 आया था, अब इसमें 1 भी इंक्लूड हो गया है, तो इसका मतलब है अब 1 ये वाला भी इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे, द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, जैसे हमने मैथ्स फंक्शन को डिफाइन किया था।
अब यहाँ पर 0 की प्रोबेबिलिटी भी लिखेंगे और उसके साथ 1 की प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर देंगे। सिमिलरली जैसे आपसे कहा जाता है कि आप लेट्स से प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो 0.5 के इक्वल भी हो और उससे ग्रेटर भी हो। अब देखिए 0.5 आपके पास 0 और 1 के इन बिटवीन कहीं आ रहा है, तो यहाँ कहीं 0.5 है। अब आपने 0.5 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटीज़ चाहिए। अब लाजमी बात है 0.5 खुद तो आ नहीं सकता क्योंकि डिस्क्रीट है, तो अब आप क्या करेंगे 0.5 से ग्रेटर कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 भी आना चाहिए था, 1 थिंग इज मिसिंग क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, तो 0.5 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी में 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 भी आ जाएगी और जिसकी प्रोबेबिलिटी आप 1/8 यहाँ पर मजीद ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि x ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि 8 तो इस रैंडम वेरिएबल में है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 फंक्शन, 5 का मतलब एम्प्टी फंक्शन, यानी इसमें कुछ नहीं है, ये हम ना भी लिखे तो इट्स फाइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह अगर आपसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 10 निकालें, अब बजाय तो इसमें 10 नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं भाई लेस देन 10 का मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक आ रहा है 3 तक आ रहा है, क्योंकि लेस देन 10 में ना 9 है ना 10 है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। सो बी केयरफुल, ये बात याद रखना है, जब आप तमाम को ऐड करेंगे तो वो पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस को बनाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि सैम्पल स्पेस में हमारे पास या तो 0 था, 1 था, 2 था और 3 था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जो हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी के जो आंसर होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास 1 तक जाते हैं और मिनिमम हमारे पास 0 तक रहते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज दैट अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से आपको ये x रैंडम वेरिएबल्स दिए हुए हैं 0 से 7 तक और उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म ऑफ k। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या याद रखनी है कि अब इस अननोन को कैसे फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं यू विल नीड टू एबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज एडिंग अप टू 1। ये हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है। तो जब भी हमें किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है और प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उन तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो 1 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए हमने जैसे किया 0 + k + 2k, इन तमाम का सम हमने 1 के इक्वल रख दिया। अब हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल यानी अलजेब्राइक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। k² + 2k² + 7k² 10k² हो जाएगा। इसी तरह 4k + 3k + k और प्लस k हमारे पास 9k हो जाएगा। -1 = 0। यहाँ पर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, ये बेसिक लेवल की चीज़ आपको आती है। तो k के जो 2 आंसर आपको मिलेंगे, एक -1 मिलेगा, एक 1/10 मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन। अब देखें हमने k की नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि k की अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूंगा तो आपको पता है ये तो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ओनली एक्सेप्टेबल आंसर इज 1/10 यानी 0.1। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, अब हमने ये करना है, ये जो 0.1 है ये 1/10 है, ये हम हर k की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी अगर मैं इधर k की जगह सब्स्टिट्यूट करूँगा 0.1 तो ये मेरे पास 0.1 हो जाएगा, इधर पुट करूँगा तो 2 × 0.1 0.2 हो जाएगा, ये भी 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 हो जाएगा। इसी तरह हम 1/1 जब पुट करते रहेंगे तो हमें कोई नई वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में होंगी, उसमें k इन्वॉल्व्स नहीं होंगे। राइट जी, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जब k को 0.1 पुट किया हर वैल्यू में, सो वी गेट दिस टेबल। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमें ये एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का टेबल मिल चुका है। राइट जी, तो लेट्स से ये हमारे पास एक टेबल गिवन है।
तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लेट्स से आपसे कहा जाता है यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लाइज बिटवीन 1 and 5। तो आप गौर से देखें, अगर आपने 1 और 5 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका भी है, द प्रोबेबिलिटी x इज बिगर देन 1, याद रखिएगा इस साइड पर इसको बिगर पढ़ा जाता है और राइट साइड पर इसको लेस पढ़ा जाता है। तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, x इज बिगर देन 1 बट लेस देन 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में 3 ऑप्शन हो जाएंगे, लाजिम बात है 1 से ग्रेटर और 5 से लेस में 1 भी शामिल नहीं है, 5 भी शामिल नहीं है, तो 2, 3 एंड 4। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, सो आपको आंसर मिलेगा 0.75। इसी तरह हम लेट्स से यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ बिटवीन 2 and 4, बट इस केस में आपका x 2 से बिगर भी है और उसके इक्वल भी है, इसी तरह 4 से लेस भी है और इसके इक्वल भी है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी उसमें 2 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। तो इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज़ को हम सम अप कर देंगे। एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से हमारे पास हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें गौर करें एक बात कि हमारा इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, मोर देन 3 but less than equal to 6. So probability of x is bigger than 3 but less than and equal to 6. तो इसका मतलब है इसमें 3 तो इंक्लूड नहीं है मगर 6 इंक्लूड है। तो आप अपनी वैल्यू को 4, 5 और 6 की फॉर्म में लेके इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा। एक आखिरी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स से आपसे कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3। तो आप देखेंगे इसमें 3 शामिल नहीं है, तो लेस देन 3 की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली आपके पास ओनली 1 and 2 हो जाएगी। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 0.3 बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी देख रहे हैं कि जितने भी प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शंस आ रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं। जो हमने कहा था कि मैथ्स फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इन तमाम का सम 1 के इक्वल होगा। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे।